प्यारे बच्चों, आपका प्लस टू क्लास में स्वागत है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका 8th यूनिट जो है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो वो प्रॉपर्टीज़ हैं डेंसिटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। द टॉपिक इज जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं आपकी डेंसिटी। सो द ट्रेंड्स इन द डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स along द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स in increasing order along x-axis or radius of the atom along y-axis in nanometer। तो जैसे कि आपको पता है 3D सीरीज जो है वो बिलोंग करती है आपकी फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। तो अगर इस प्लॉट को देखेंगे आप तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट अलोंग द पीरियड मूव करते हैं अलोंग द 3D सीरीज, तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक जो है देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। तो ये क्यों हुआ डिक्रीज? क्योंकि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड द वॉल्यूम ऑफ एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग but mass of atoms goes on increasing. So mass per unit volume also goes on increasing. It means the density goes on increasing up to the middle of the transition series. उसके बाद जो है वो increase in density जो है वो स्मॉल हो जाती है and near the end of the row there is a slight decrease in density due to slight increase in atomic radii of the end members of the 3D series, that is zinc. So similar case is in with the 4D series. Here end member is cadmium, and in 5D series here end member is mercury. Now density down the group as we move from 3D series to 4D series down the group. So there is addition of new cell and increase in the inner core electrons, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, नया सेल ऐड हो जाता है, उससे साइज जो है 3D सीरीज से 4D सीरीज में इंक्रीज हो जाता है। But atomic mass increases to a large extent simultaneously. So इस वजह से क्या हो जाता है? Density increases as we move top to bottom down the group. और जब आप 4D सीरीज से 5D सीरीज में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, so there is a intervention of f electrons जिसका सील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर है। तो डेंसिटी जो है और इंक्रीज हो जाती है और साइजेस लगभग 4D और 5D सीरीज के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। सो अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इरिडियम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। इरिडियम यानी कि जो आपका 5D सीरीज में का एलिमेंट है उसकी हाईएस्ट डेंसिटी है, दैट इज 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। whereas scandium has the lowest density, that is 3.43 gram per centimeter cube, and there is a slight difference between the densities of iridium and osmium. iridium की है हाईएस्ट 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि अप्रोक्सीमेटली ऑस्मियम की सेम है लेकिन स्लाइटली जो है वो स्मॉल है, दैट इज 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्रॉपर्टी आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज। सो हम स्टडी करेंगे यहाँ ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एंथैल्पीज अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि
trends in ionization enthalpies along the period. तो जैसे कि आपको पता है ionization enthalpy is the energy required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom of the element in its ground state. यानी कि इसका मतलब जितना अधिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी अधिक उस एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड। तो जैसे कि पता है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड को हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एक्सट्रीम राइट हैंड साइड को है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 से 18 के बीच में, और जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो ग्रुप 1 एंड 2। तो जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। तो इसलिए इनके जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज द इंटरमीडिएट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द साइज ऑफ एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ही ऐड होगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा, परंतु इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। इससे साइज डिक्रीज होता चला जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। दैट इज वाई अलोंग ए पीरियड the ionization enthalpy of transition metal atom is greater than the ionization enthalpy of S block element, and the ionization enthalpy of transition metal is less than the ionization enthalpy of P block element. Generally, the first ionization enthalpy increases with increase in atomic number Z along a given transition series, though some irregularities are observed. तो वो irregularities कौन कौन सी है? तो irregularity first है, chromium has low first ionization enthalpy because जब क्रोमियम से outermost 4s सबसेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो जो क्रोमियम पॉजिटिव कैटायन बनता है by losing one electron, the electron configuration of monovalent chromium cation becomes 3d5, which is more stable due to exactly half filled electron configuration of d subcell. इसलिए ये रेडिली जो है आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन इन 4s सबसेल है वो लूज कर देता है टू एक्वायर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन configuration which is exactly half filled. तो अगर हम अलोंग द पीरियड देखते हैं स्कैंडियम से जैसे हम टाइटेनियम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, आयनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन क्रोमियम में क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। वो फॉल क्यों होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s सबसेल का उसको लूज करके क्रोमियम की जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्वायर्ड हो जाती है जिससे से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। इसलिए क्रोमियम हैज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट आता है जिंक हैज वेरी हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज जिंक की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है फुल्ली फिल्ड विच इज मोर स्टेबल 3d10 4s2। इसलिए इससे जो है आउटर मोस्ट 4s से इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना है वो मुश्किल है। क्यों है, क्योंकि आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन द जिंक कैटायन having less stable electron configuration 3d10 4s1, so that is why the zinc has very high first ionization enthalpy. Next, in a given series the difference between
फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द सक्सेसिव एलिमेंट्स इज वेरी स्मॉल, जैसे कि आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो इनके बीच में जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है। क्यों? क्योंकि जैसे आप स्कैंडियम से जिंक की ओर मूव करते हैं तो आपका जो डी सब सेल है दैट इज ऑफ पेनल्टीमेट सेल, उसकी फीलिंग हो रही है, और डी सब सेल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज of any two successive members in D block elements is small in contrast to the difference between the ionization enthalpies of two successive elements of representative elements, that is of S block or P block elements. Next point है the value of first ionization enthalpy of and member of each transition series इज वेरी हाई। तो वेरी हाई क्यों है? अगर आप देखेंगे 3D ट्रांजिशन सीरीज का एंड मेंबर है जिंक, 4D ट्रांजिशन सीरीज का है कैडमियम और 5D ट्रांजिशन सीरीज का है मर्करी, बिकॉज द एंड मेंबर ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज हैज फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो it is very difficult to remove the electron from the end member of each transition series, because each end member of transition series has fully filled electronic configuration, that is fully filled S subcell of outermost cell as well as fully filled D subcell of penultimate cell. तो इस वजह से the first ionization enthalpies of zinc, cadmium and mercury are very high because of their fully filled N-1D10 NH2 electronic configuration. Next point है, although the second and third ionization enthalpies also in general increase along a period as we move left to right due to increase in effective nuclear charge, but the magnitude of increase for the successive elements is much higher. Moreover, some exceptions are observed from the regular increase. Point A, there is a fall in second ionization enthalpy from chromium to manganese and copper to zinc इन 3D ट्रांजिशन सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होती है फ्रॉम ग्रुप 3 स्कैंडियम टू ग्रुप 12 जिंक। सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जनरली second ionization enthalpy increases along the period, but there is fall from chromium to manganese in case of second ionization enthalpy. Similarly, there is fall in second ionization enthalpy as we move from copper to zinc. तो ये फॉल इन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू में क्यों आ रहा है फ्रॉम क्रोमियम टू मैग्नीज एंड फ्रॉम कॉपर टू जिंक? तो इसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को कंसीडर करना पड़ेगा। क्रोमियम की है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, मैग्नीज की है 3d5 4s2, कॉपर की है 3d10 4s1 और जिंक की है 3d10 4s2। So there is fall in second ionization enthalpy from chromium to manganese. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। क्रोमियम की है 3d5 4s1. After removal of first electron from the chromium atom, we get the chromium monovalent cation whose electron configuration is more stable 3d5. अब more stable 3d5 से आपने जब सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना है फ्रॉम मोनोवैलेंट क्रोमियम कैटायन, सो वी रिक्वायर वेरी हाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्रोमियम मोनोवैलेंट कैटायन। और इस तरह से
क्रोमियम डाइवेलेंट कैटायन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3d4 which is less stable. Hence the second ionization enthalpy of chromium is very high. Now there is fall in second ionization enthalpy from chromium to manganese. तो अब मैग्नीज की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो मैग्नीज की है 3d5 4s2. तो आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन monovalent manganese cation has 3d5 4s1 electron configuration which is less stable. और इससे जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो डाइवेलेंट मैग्नीज कैटायन विल एक्वायर more stable electron configuration of 3d subcell, that is exactly half filled electron configuration of 3d subcell which is more stable. So to acquire more stable electron configuration by manganese divalent cation, the second electron जो है वो readily जो है वो lose कर देगा और इस तरह से the second ionization enthalpy की वैल्यू जो है वो very low होगी. So that is why there is a fall in second ionization enthalpy from chromium to manganese. Similarly, we can explain the fall in second ionization enthalpy from copper to zinc. For example, copper has the electron configuration of 3d10 4s1. After removal of first electron, cuprous cation has the more stable electron configuration which is fully filled 3d subcell. And now the removal of second electron requires very high second ionization enthalpy because the electron has to be removed from fully filled 3d subcell electron configuration to change it into cupric cation which has less stable electron configuration of 3d9. So thus the second ionization enthalpy has the very high value in case of copper. In case of zinc, the electron configuration of zinc is 3d10 4s2. After removal of first electron, the monovalent zinc cation has the electron configuration 3d10 4s1 which is less stable. Hence the monovalent zinc cation will lose the electron easily to convert into divalent zinc cation which has more stable electron configuration of 3d subcell as fully filled 3d10 electronic configuration. So that is why the second ionization enthalpy in case of zinc is very low. The order for second ionization enthalpy is the second ionization enthalpy of vanadium is lower than the second ionization enthalpy of chromium, but second ionization enthalpy of chromium is greater than the second ionization enthalpy of manganese. Similarly, the order for second ionization enthalpy in case of nickel, copper and zinc is the second ionization enthalpy of nickel is lower than the second ionization enthalpy of copper, but second ionization enthalpy of copper is greater than the second ionization enthalpy of zinc. Next irregularity है third ionization enthalpy of manganese is very high. तो जैसे कि आप मैग्नीज की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं दैट इज 3d5 4s2. अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके रिमूवल के बाद डाइवेलेंट कैटायन जो बनता है मैग्नीज का उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 which is more stable. अब जो डाइवेलेंट मैग्नीज कैटायन है उस जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है उसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं डाइवेलेंट मैग्नीज कैटायन से तो मैग्नीज ट्राइवेलेंट कैटायन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 3d4 which is less stable. Hence the third ionization enthalpy of manganese has a very high value.
Next irregularity है, there is fall in third ionization enthalpy from manganese to iron. तो मैग्नीज से आयरन में थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैग्नीज की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 3d5 4s2. आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 electrons from 4s subcell of manganese, the electronic configuration of divalent manganese cation is more stable, that is 3d5. so मैग्नीज से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा. दैट इज वाई द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीज इज वेरी हाई. जबकि आयरन में क्या है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स द आयरन जो है वो दैट इज कन्वर्टेड इनटू फेरस कैटाइन, और फेरस की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो जाती है 3d6 विच इज लेस स्टेबल. और इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो फेरिक जो कैटाइन है दैट विल acquire the more stable exactly half filled 3d subcell as 3d5 electron configuration. hence जो है वो आयरन जो है वो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज कर देगा. दैट इज वाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयरन इज वेरी लो. फॉर एग्जांपल जैसे आयरन की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 3d6 4s2. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद आयरन मोनोवैलेंट कैटायन की हो जाती है 3d6 4s1. फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर फेरस कैटायन की हो जाती है 3d6 विच इज लेस स्टेबल. अब जब फेरस कैटायन से हम थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो फेरिक कैटायन बनता है जिसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 3d5 विच इज मोर स्टेबल. हैंस टू एक्वायर मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली रिमूव हो जाता है फ्रॉम द फेरस कैटायन विच हैज लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन. Hence, the third ionization enthalpy value for iron is very low. Hence, the value of third ionization enthalpy for iron is very, very low than the value of third ionization enthalpy for manganese. Near the end of 3D transition series, nickel, copper and zinc, these three elements shows the most stable oxidation state of +2. तो ये क्यों शो करते हैं? जैसे कि आप जिंक को लेते हैं एंड मेंबर ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 3d10 4s2. तो आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s सबसेल द डाइवलेंट जिंक कैटायन हैज एक्वायर्ड 3d10 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन विच इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन. हैंस द डाइवलेंट जिंक कैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कैटायन due to having more stable electron configuration of 3d10 which is fully filled. So the zinc shows only one oxidation state of +2 which is the most stable. Similarly, in case of copper and nickel, after removal of 2 electrons from copper atom, the cupric cation acquire the electron configuration 3d9, though it is not stable, but due to the charge over radius ratio of the copper cupric cation is very large. Hence, due to this very high charge over radius ratio of cupric cation, the polarizing power is very high, due to which in aqueous solution the negative value of hydration enthalpy of cupric cation is very high. So due to this very high negative value of hydration enthalpy of the cupric cation is more stable in aqueous solution. Similarly, the divalent nickel cation is also more stable in aqueous solution because the charge over radius ratio of divalent nickel cation is very high. Hence, the divalent nickel cation has very high value of negative hydration enthalpy of divalent nickel cation. So that is why divalent nickel cation is a very stable cation in aqueous solution. That is why nickel, copper and zinc shows the most common and most stable oxidation state of +2. If we plot a graph
between the transition elements of first, second and third transition series in order of their increasing atomic number along the x-axis and the value of first ionization enthalpies in kilojoule per mole along y-axis, then it is observed that the ionization enthalpies of 3D and 4D transition elements are irregular. The first ionization enthalpies of 5D transition elements are higher as compared to those of 3D and 4D transition elements. This is because the weak shielding of the nucleus by 4f electrons in 5D transition elements results in greater effective nuclear charge acting on the outer valence electrons. नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्मॉलर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल मोर स्टेबल इज इट्स कंपाउंड्स। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जितनी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही स्टेबल ट्रांजिशन मेटल का कैटाइन होगा, और जितना स्टेबल ट्रांजिशन मेटल का कैटाइन होगा उतना ही स्टेबल उसके कंपाउंड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ निकल, टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम वी रिक्वायर द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज as ionization enthalpy 1 for removing the first electron plus ionization enthalpy 2 for removing the second electron. Similarly, in case of platinum, to remove 2 electrons from the atom we require 2 successive ionization enthalpies, ionization enthalpy 1 dash for first electron plus ionization enthalpy 2 dash for second electron to convert them into divalent cations. So it is found that the sum of successive ionization enthalpies in kilojoule per mole in case of nickel is lower than the sum of successive ionization enthalpies in kilojoule per mole of platinum to convert them into divalent cations. So that is why nickel compounds having nickel in +2 oxidation state are more stable than platinum compounds having platinum in +2 oxidation state. Or we can say divalent nickel cation is more stable than divalent platinum cation. Similarly, अगर हमने निकल और प्लेटिनम से 4 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करने हैं सक्सेसिवली, then we require 4 successive ionization enthalpies. Let in case of nickel, these 4 successive ionization enthalpies are IE1 plus IE2 plus IE3 and IE4 to convert nickel into tetravalent nickel cation, and 4 successive ionization enthalpies required to remove 4 electrons from platinum to convert into tetravalent platinum cations are IE1 dash, IE2 dash, IE3 dash and IE4 dash. So it is found that the sum of these 4 ionization enthalpies in kilojoule per mole of nickel is greater than the sum of 4 ionization enthalpies in kilojoule per mole of platinum. So that is why the platinum compounds having platinum in +4 oxidation states are more stable than the nickel compounds having nickel in +4 oxidation state. Or in other words, we can say tetravalent platinum cation is more stable than tetravalent nickel cation. Thank you. धन्यवाद.